ओइकोस प्लस लागस, इकोलॉजी ओइकोस प्लस लागस। ओइकोस मीन्स हैबिटेट, लागस मीन्स स्टडी। ओइकोस मीन्स हैबिटेट, लागस मीन्स स्टडी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी अबाउट interaction of living organism among each other as well as with their external environment. अब सपोज कर लीजिए, here is one organism, this is a plant, okay, this is a plant, ये प्लांट यहां है, ये प्लांट यहां है, तो इसका इंटरेक्शन दो ग्रुप से हो रहा है, दो कैटेगरी से हो रहा है यहां। एक तो बायोटिक इन्वायरमेंट से हो रहा है, और ये किससे हो रहा है? ये बायोटिक इन्वायरमेंट से। यहां दो तरह का इन्वायरमेंट इसका इंटरेक्ट कर रहा है। वन इज द बायोटिक इन्वायरमेंट। अब बायोटिक इन्वायरमेंट क्या है? इसके आसपास कोई और पौधा होगा तो वो खुराक ले लेगा, इसको कम मिलेगा, ले लेगा खुराक। इसके नीचे कोई पौधा है तो इसकी छाया पड़ रही, इसका ग्रोथ कम होगा। इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कोई बड़ा पेड़ है, उसके नीचे छोटा पेड़ है, ग्रो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको ठीक से पूरा लाइट नहीं मिलता है, उसको ठीक से पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्गेनिज्म के बीच में हुआ इंटरेक्शन। कोई यहां आ गया इंसेक्ट, कोई आ गया इंसेक्ट यहां, अब ये क्या करेगा? इनको खाएगा। इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसको डैमेज कर रहा है। तो द इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स द स्टडी अबाउट इंटरेक्शन एंड relationship with the organism among each other as well as their relation with their external environment. तो यहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पौधे से इंटरेक्शन हो रहा है बिकॉज फॉर द सेम रिसोर्सेज दे आर कंपीटिंग, इट इज इंटरफेयरिंग द एंट्री ऑफ लाइट हियर। इसके अलावा यह प्लांट और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? सनलाइट आ रही है। अगर सनलाइट बहुत तेज हो, बहुत ज्यादा धूप हो, तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिजर्ट में क्या हुआ? वहां आज केवल बालू क्यों है? वनस्पतियां कम है क्योंकि वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि पौधों में ट्रांसपिरेशन हो गया, खत्म हो गए, एडजस्ट नहीं कर पाए। जो एडजस्ट कर पाए वो नागफनी के रूप में है। नागफनी क्यों बच गई? अपने आप को बदला। क्यों बदला? एनाटॉमिकल चेंज आए। नागफनी को कैसा होना पड़ा? उसका तना फ्लैसी सकुलेंट एंड फ्लैटेंड हो गया, पत्तियों को उसको खत्म करके कांटे में बदलना पड़ा। जो पत्तियां इतनी प्यारी थी, प्रिय थी, जो भोजन बना के देती थी, इट हैज मॉडिफाइड इट्स लीफ इनटू स्पाइन। व्हाई? ओनली टू स्टॉप द लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि वहां पे पानी कम है, बरसात कम है, 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, पानी वैसे ही कम है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पत्तियां ज्यादा होंगी, स्टोमेटा ज्यादा होंगे, वाटर लॉस हो जाएगा, वो सूख जाएंगे। तो उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाया। क्यों बदलाव लाया? टू एडजस्ट देमसेल्फ। तो ये है इकोलॉजी, ये है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अलग अलग तरह के क्यों बने? इसकी वजह से बने क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में है, वहां अनुकूलित होना है, और जो अनुकूलित हुआ अपने आप बदलाव लाया तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसीलिए अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दैट इज क्लियर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मोसेक्यूटिकस क्यों जीवित है? क्योंकि अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया, एंटी हीट प्रोटीन उसमें डेवलप हुआ, बाकी के तो खत्म हो जाते हैं। दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करिए, उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और थर्मोसेक्यूटिकस 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बचा हुआ है बिकॉज इट हैज मॉडिफाइड देमसेल्फ, तब जाके सर्वाइव है। तो यही पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके आसपास रहने वाले ऑर्गेनिज्म का और उसके वातावरण का, हैबिटेट का। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इकोलॉजी कहते हैं। दैट इज क्लियर। समझ में आ रहा है? तो इस पौधे के ऊपर अब सनलाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मल सनलाइट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, भोजन बनाएगा, ऑक्सीजन देगा। अब सपोज कर लो कि यहां वाटर ही कम हो गया सॉइल में, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल? ड्राई एंड डाई। कैक्टस ने क्या किया? जितना बरसात हुई 50 सेंटीमीटर एनुअल, उसको लेके स्टोर कर दिया। अब सॉइल में वाटर रहे ना रहे, वो अपना स्टोर किया, उससे काम चलाते रहेगा। मॉडिफाई कर लिया, तने को फ्लैसी बना लिया, फिलोक्लेट बना लिया,
बाकी जो मीजोफाइट एरिया में है उनमें रूट, लीफ, स्टेम डेवलप्ड है, क्योंकि एनुअल रेनफॉल वहाँ अच्छा है, अंडरग्राउंड वाटर भी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो उनका शेप ऐसा है। और डिजर्ट में जो हो रहा है उनका शेप ऐसा है क्योंकि वहाँ का हैबिटेट अलग है। अब आप देखो पोलर रीजन, कभी मूवी देखते होगे ठंडे इलाके की, बर्फीले इलाके की, वहां पे कैसे प्लांट होते हैं, वहां पे कैसे प्लांट होते हैं, कौन से, क्रिसमस ट्री जैसे, कोनिफेरस, उनकी पत्तियां निडल लाइक होती हैं, ज्यादा ग्रो भी नहीं वो करते। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत कम है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम है, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, तो ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम है। जब हीट रहेगी, टेम्परेचर रहेगा, तब तो ट्रांसपिरेशन होगा, तो नीचे से ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एंटी फ्रीज प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए माइनस टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे आलू को पाला मार जाएगा, ठंडा हो जाएगा, 50 से नीचे चला गया टेम्परेचर तो, लेकिन वहां माइनस में रहते हैं, बिकॉज एंटी फ्रीज प्रोटीन इज प्रेजेंट देयर। ये क्यों सब हुआ? क्योंकि वातावरण वहां का चेंज, तो उन्होंने अपने सर्वाइव करने का, तो सर्वाइवल मुश्किल है, इसीलिए चाहे पौधा हो, चाहे जंतु हो, बैक्टीरिया हो, व्हेल हो, कोई भी एनिमल हो, जहां भी रह रहा है, अगर परिवर्तन वातावरण में हो रहा है तो दे मस्ट चेंज देमसेल्फ, अदरवाइज इफ दे विल नॉट अडॉप्ट देन दे कैन नॉट सर्वाइव। तो सर्वाइवल का सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने आप को बदलो, अपने आप को उसी के हिसाब से चेंज करो। और ऑर्गेनिज्म ने भी वही किया, मिलियंस ऑफ ईयर लगे इसको करने में, धीरे धीरे बदलाव करके आज उन्हीं पौधों में से कैक्टस जैसा भी हो गया। और कभी आप डिजर्ट में जाए, मैं तो जाके देखा हूं, अजमेर वगैरह गया था, वो इतना बढ़िया ब्लूम करते हैं, रेड कलर, पिंक कलर का फ्लावर, लगता है कि एकदम खुश है, मतलब डिजर्ट में भी खुश है। क्यों? क्योंकि वो एडाप्ट हो चुके हैं, जो परिस्थितियां हैं उसी में भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है, ये हमको मैसेज देते हैं, ठीक है। और यहां पर ये सनलाइट आई, नॉर्मल है तब तो ठीक है, अगर बहुत एडवर्स है तब तो ये सूख जाएंगे, वातावरण का असर हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो गई, बहुत कम होने का भी चांस नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, CO2 की मात्रा तो बढ़ ही रही है, लेकिन CO2 भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो भी 0.05 से ज्यादा हो गई, वो भी टॉक्सिसिटी उत्पन्न करेगी। अगर 0.05 से ज्यादा हो गई तो 0.03 है, अभी बढ़ रही है, 4 हो रही है, अगर बढ़ जाएगी तो वो भी टॉक्सिसिटी उत्पन्न करेगी। सॉइल में वाटर नहीं है, सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप कभी पहाड़ी इलाके का भ्रमण करें, जैसे यहाँ भी है, पौधा यहाँ है और जड़ उसकी पानी खोजते खोजते बहुत दूर तक पहुंच चुकी होगी, इन द सर्च ऑफ वाटर, और जहां पानी नजदीक होता तो गहराई में जाती, लेकिन दाएं बाएं नहीं जाती, वो बहुत दूरी तक चली जाती हैं जगह। क्यों? एडाप्ट करते हैं कि जहां तक पानी मिलता है वहां तक हमें जाना है, जहां लाइब्रेरी है, जहां बुक्स है, वहां तक जाना है ताकि नॉलेज गेन करें, जैसे पौधे ऐसा करते हैं अपने जीने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है अपने आप को एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं होंगे। तो यह चैप्टर में हम यही पढ़ना है कि द ऑर्गेनिज्म which are living in particular habitat, they interact with their abiotic and biotic components and they try to modify themselves for adaptation. So this is called as physiological ecology. फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जो उसके हैबिटेट का इम्पैक्ट, अब नीट में पूछ देगा व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, उसके हैबिटेट के वजह से जो उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल जो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो एडजस्ट कर रहे हैं, अनुकूलित हो रहे हैं, उस इकोलॉजी को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल। मतलब कोई प्लांट डिजर्ट में है तो उसके अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, कोई अगर मीजोफाइट एरिया में तो उसके अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, कोई पोलर रीजन में तो उसके अंदर क्या हुआ, कोई सुंदरबन डेल्टा में है तो उसके अंदर क्या हुआ। अब सुंदरबन डेल्टा का देख लीजिए, मैनग्रोव के पौधे का नाम सुने होंगे, राइजोफोरा का नाम सुने होंगे। दुनिया के सारे पौधों की जड़ें जमीन में जाती हैं, लाइट से विपरीत जाती हैं, अंधकार में जाती हैं, और राइजोफोरा की जड़ें कहाँ आती हैं? जमीन में भी होती हैं, लेकिन कुछ ऊपर आती हैं। काहे के लिए आती हैं? सूर्य की रोशनी लेने के लिए। क्यों आती हैं? उनको क्या जरूरत पड़ गई जमीन के ऊपर आने की? व्हाई दे आर कमिंग अप? व्हाई? क्योंकि ये हाइलोफाइट एरिया में रहते हैं, साल्टी इलाके हैं, मर्सी सॉइल में है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं के बराबर है। अब इनकी जगहों को रिस्पिरेशन का, ये ऊपर वाला हिस्सा तो रिस्पिरेशन कर लेगा, लेकिन इनकी जगहों को रिस्पिरेशन के लिए ऊपर आना पड़ेगा। तो इसमें कुछ निमेटोफोर्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? निमेटोफोर्स डेवलप हो जाते हैं। अब इनकी जड़ें हैं और यहाँ पे तमाम सारी जड़ें, यहाँ से फिर ये राइजोफोरा की ये जड़ें हो गई, इनमें से ये आ गई, इसमें पोर्स बन गए, इनको पोर्स बन गए, इसलिए इनको निमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? PNEUMATOPHORES, निमेटोफोर्स।
अब ये श्वसन मूल हिंदी में कहते हैं, इनसे एक्सचेंज करते हैं एयर और ये ग्रो करते हैं। एक और बदलाव मैनग्रोव में होता है। मैनग्रोव में क्या बदलाव होता है? वो जो है विविपैरिटी, दुनिया के मैक्सिमम पौधे ऐसे हैं जिसमें कि फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनने के बाद फ्रूट में सीड भी है और फ्रूट गिर जाएगा जमीन पे, इसके बाद जर्मिनेट करेगा, है ना। आम है, आम पक गया, गिर गया जमीन पे, कोई भी फ्रूट गिर गया, पक गया, पका तो गिरा, इसके बाद धीरे धीरे सीजन में वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन मैनग्रोव में क्या है? मैनग्रोव में यहाँ पे फ्रूट बना और फ्रूट बना जमीन में गिरने से पहले ही जर्मिनेट कर जाता है। क्यों जर्मिनेट कर जाता है? ऐसा क्या आ गया कि वो फ्रूट अभी लगा ही पेड़ में तब जर्मिनेट कर जाए? इसको विविपैरिटी कहते हैं। ये नीट में पूछा जा सकता है, इन विच प्लांट विविपैरिटी इज फाउंड। विविपैरिटी, विविपैरिटी जैसे कोई भी एनिमल बच्चे का जन्म देता है, विविपेरस कहते हैं, और यहाँ पे अभी फ्रूट लगा है तभी सीड जर्मिनेट कर गया, माने अपना पौधा बना के भेजता है। कोई एनिमल अपने बच्चे का जन्म दे के भेजता है, कोई अंडा देता है, फिर अंडे से बच्चे निकल, वो जन्म दे के भेज रहा है, तो विविपेरस है। यहां भी अपना जन्म देके पौधा अंकुरित करा करके सीड को भेज रहा है। क्यों? अगर ये सीड इस सॉइल में आएगा, यहां सिंक होगा, सीड को जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन तो यहां है ही नहीं, तो सीड वही में पड़ा रह जाएगा जर्मिनेट। अब जब जर्मिनेट नहीं करेगा तो नया पौधा नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर दी। फिजियोलॉजी क्या चेंज कर दिया कि सीड जब प्लांट में लगा है तभी जर्मिनेट हो जाए। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसको फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहेंगे कि पौधा जहां पे रह रहा है, एनिमल जहां पे रह रहा है, उसकी वजह से, उस हैबिटेट की वजह से क्या क्या उसके अंदर में चेंज आ रहा है। ये क्यों हुआ? ड्यू टू इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन उसको हो रहा है। जब उसके जड़ें ऊपर आ रही है, उसको मालूम है कि जड़ें ऊपर आ रही है सांस लेने के लिए, तो वहां तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो सीड जाकर के क्या करेगा? देन इट हैज जर्मिनेटेड इट सीड, स्टिल इट वाज अटैच विद द मेन प्लांट। ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि इस अर्थ पे, इस वसुंधरा पे अलग अलग तरह के हैबिटेट ही क्यों बने। कहीं ठंडक है, कहीं गर्मी है, कहीं जाड़ा है, बरसात है, कहीं बहुत ज्यादा अंतर है ना। अलग अलग बायोम है। ये जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरी इसकी स्थिति। यहां पे अलग अलग क्यों है? अब जरा हम अर्थ के जियोग्राफी को देख लें। अर्थ कहते हैं राउंडेड है। अर्थ का ये कौन सा हिस्सा है? इक्वेटर है। ये इक्वेटर है। और यहां पे ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ पोल है। यह क्या है? साउथ पोल है। सबसे कोल्डर एरिया ये है और सबसे कोल्डर एरिया ये है। सबसे अप्रोप्रिएट एरिया ये है। अमेजोनियन फॉरेस्ट यहीं पे है और हम लोग भी लगभग इधर ही हैं। तो यहां पे नॉर्मल बरसात होती है। अमेजोनियन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज द लॉन्ग्स ऑफ अर्थ प्लैनेट, क्योंकि वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो यहां क्यों नहीं है? यहां क्यों नहीं है? यहां पे टू कोल्ड, यहां पे टू कोल्ड, लेकिन इक्वेटर पे बरसात भी ऑप्टिमम है, लगभग 350 से 400 सेंटीमीटर एनुअल। और यहां पर एप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल प्रॉपर है, सनलाइट प्रॉपर मिल रहा है, सारी चीजें प्रॉपर में, टेम्परेचर ऑप्टिमम है। मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए टेम्परेचर नॉर्मल होना पड़ेगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी प्रॉपर है। कभी कभी थोड़े समय के लिए 2-1 महीने के लिए ठंडक हो जाती है, अदरवाइज तो नॉर्मल ही रहता है। कभी थोड़े समय के लिए गर्म हो जाता है, लेकिन नॉर्मल ही है। तो जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्मल है वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होगा, और जब वेजिटेशन ज्यादा होगा तो एनिमल भी ज्यादा होंगे, उनको भोजन मिलेगा। क्योंकि फूड चेन आप ट्रेन में पढ़े हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद उनको खाने वाले, फिर खाए जाने वाले की चेन बनी हुई है। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स का होना जरूरी है, और प्रोड्यूसर्स होने के लिए ऑप्टिमम बरसात होनी चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। तो जो इक्वेटर पे है वहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, रेनफॉल ऑप्टिमम, दैट्स व्हाई द वेजिटेशन इज ऑप्टिमम। बट एज यू मूव, जैसे यहां पे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के पास 1400 स्पीसीज बर्ड की हैं, जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप जो है वहां पे थोड़ी कम हो जाएंगी। अब एकदम ग्रीनलैंड में आएंगे तो एकदम बहुत कम स्पीसीज हो जाएंगी, क्योंकि वहां इतना कम टेम्परेचर है कि सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ ही सर्वाइव, पोलर बियर वगैरह सर्वाइव करेंगे,
क्योंकि उसमें ब्लबर बन जाता है, एडिपोज लेयर बन जाती है उसके स्किन के नीचे। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग हैबिटेट क्यों हैं? ड्यू टू दी डिफरेंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंस इन द रेन्युअल रेनफॉल, इसकी वजह से वेजिटेशन पे असर हुआ। अब ये असर क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए कि यहां पे सन है और पृथ्वी घूमती कैसे है? किस ऑर्बिट में घूमती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही नहीं घूमती, स्पिन भी करती है। जैसे क्रिकेट की बॉल आगे भी जाती है और स्पिन भी करती है, तो ये स्पिन भी करती है। तो स्पिन करने से रात दिन होता है, और इनका चक्कर लगाने से ऋतुएं भी बदलती है, पूरा साल बदलता है। अलग अलग है। तो बच्चों, पुट वेयर इट इंटरेक्ट्स विथ इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। ड्यूरिंग इंटरेक्शन organism try to adapt themselves for survival. During adaptation, certain biochemical, physiological and anatomical, anatomical and morphological modification occurs. Therefore, the organism living in different habitat are having different shape, size and structure. तो पहला तो परिवर्तन यही हो गया कि वो जहां रह रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करना चाहते हैं, और जो नहीं बदलेगा वो सर्वाइव नहीं कर। जो एडजस्ट किया, एडॉप्ट किया, वही दिखेगा। तो उसमें बदलाव दिखेगा, उसमें अंतर दिखेंगे। जैसे डिजर्ट के पौधे यहाँ के पौधों से बिल्कुल अलग हैं, कोल्डर इलाके के पौधे यहाँ के पौधों से बिल्कुल अलग हैं, सुंदरबन डेल्टा के पौधे यहाँ के पौधों से बिल्कुल अलग हैं। तो ये अंतर क्यों हुआ? ड्यू टू चेंज इन हैबिटेट में परिवर्तन के वजह से हुआ। अब पूरे अर्थ पे कई तरह के बायोम हैं। यही पढ़ना है कि पृथ्वी पे, अर्थ प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्यों ये अंतर है, क्यों परिवर्तन है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के। तो बच्चों, वो जो है एडाप्ट करने के लिए अपने अंदर एक परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं, ताकि वहाँ के वातावरण में अनुकूलित हो सके। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए एक फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश है, ठीक है, फ्रेश वाटर में रह रही है फिश। प्लांट पे तो आपने देख लिया, एनिमल में भी जरा देख लीजिए। और यहां पे एक मेराइन वाटर में रहने वाली फिश है, अब दोनों में क्या फर्क है? दिस इज इन मेराइन वाटर, ये कहां है? मेराइन वाटर में, ये फ्रेश वाटर में। साल्ट की मात्रा किसमें ज्यादा होगी? ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है। कैसा है? हाइपरटॉनिक। और ये कैसा है? हाइपोटॉनिक। अब बताइए पानी ज्यादा किसको पीना पड़ेगा? व्हिच वन विल ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे? एक कहावत है, जल बिच मीन प्यासी। मछली पानी में फिर भी पानी पीती रहती है। कौन सी पिएगी पानी, फ्रेश वाटर की कि मेराइन वाटर की? क्यों पिएगी पानी मेराइन वाटर की? वहां तो आप समुद्र में पानी है खूब ढेर सारा। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पानी पिएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ठीक है, अच्छा। हाँ, ऑक्सीजन की, सुनो, ऑक्सीजन के लिए तो क्या करते हैं, ऐसे दबाया मुंह को तो पानी गलफड़े से बाहर निकलता है, नहलाते हुए वो पानी बाहर निकल जाता है।
उसको नहलाते हुए एक्सचेंज हो जाता है ना, वो पीती नहीं बल्कि पानी भर करके गर्लफ्रेंड को नहलाते हुए बाहर भेज देती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा? आपने कहा मेराइन को। क्यों मेराइन को पीना पड़ेगा ज्यादा? हाइपरटॉनिक है तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, बाहर का पानी का कंसंट्रेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब क्या होगा? आपके कहने का मतलब है कि यहाँ हाइपरटॉनिक है और यहाँ पे हाइपोटॉनिक है, तो इक्ज़ोऑस्मोसिस होगा, इसके बॉडी के सरफेस से पानी बाहर जाएगा, यही कहने का मतलब है। इट इज लिविंग इन हाइपरटॉनिक कंडीशन, तो इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म हल्का है उसमें पानी मतलब हल्का है, और यहाँ पे साल्ट घुला है तो गाढ़ा हो गया। जब गाढ़ा है तो पानी बाहर जाएगा, और पानी जब बाहर निकलेगा तो इनको डिहाइड्रेशन फील होगा, इनको डिहाइड्रेशन फील होगा। तो अपने अंदर पानी लेने के लिए पानी दिन भर पीती रहती हैं, और जब पानी दिन भर पिएंगी तो साल्ट भी तो आएगा ना, है? पानी में साल्ट घुला है, आप 10 गिलास पिएंगे तो उतना नमक भी तो जाएगा ना। तब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए इनके इंटेस्टाइन में साल्ट ग्लैंड होती हैं, वो जो साल्ट आ रहा है उसको छान करके फिर इसी में फीकल मैटर से बाहर निकल जाता है। तो इतना परिवर्तन आया, इतना फिजियोलॉजिकल चेंज इनको करना पड़ा। और इनके अंदर कोई एयर ब्लैडर नहीं होता, क्योंकि समुद्र का पानी वैसे ही गाढ़ा उतराने में इनको आनंद आता है, मतलब इनको डूबने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां पर पानी कैसा है? हाइपोटॉनिक है। हाइपोटॉनिक का मतलब इसके अंदर गाढ़ा है। अब इनका उल्टा हो गया, द वाटर बिल बाहर हल्का है, अंदर गाढ़ा है, तो क्या होगा? किशमिश को पानी में डालते हैं तो अंदर आता है पानी, स्वेल होता है ना। अब इसके अंदर पानी आएगा, जब पूरे बॉडी से पानी अंदर आया तो इनको पीने की क्या जरूरत है? पानी तो आ ही रहा है। अब ये पानी न पीते हुए भी डाइल्यूट यूरिन त्यागते हैं, डाइल्यूट यूरिन त्यागती हैं। लेकिन पानी जितना त्यागेंगी मिनरल्स भी उतना बढ़ेगा, इसलिए इनकी जो साल्ट ग्लैंड होती है पानी में से साल्ट को एब्जॉर्ब करके ब्लड में देती हैं। तो आपने देखा केवल पानी का कंसंट्रेशन चेंज हो गया, इनकी फिजियोलॉजी चेंज हो गई है ना। इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसको? यहाँ पे कंसंट्रेटेड मेराइन वाटर में है तो पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, बार बार पीना पड़ रहा है। और यहाँ पर हल्का है बाहर तो अंदर आ गया, तो इनको बचने के लिए क्या होगा? पानी को बाहर निकालना होगा, तो डाइल्यूट यूरिन त्यागती हैं। और ये कैसा यूरिन त्यागेंगी? कंसंट्रेटेड यूरिन त्यागेंगी। भर लेंगी, हवा भर लेंगी तो हल्का हो जाएगा, बायसी ऊपर आ गई। अब नीचे जाना है तो देखते हैं मछली जब नीचे जाते तो बुलबुले निकालते हैं, तो हवा निकलेगी तो उनका शेप कम हो जाएगा, बायसी जो है चेंज हो जाएगी और वो नीचे चली जाते हैं। तो ये आपने मछलियों से ही देख लिया कि हैबिटेट चेंज, तो इनके अंदर की फिजियोलॉजी चेंज। तो हर ऑर्गेनिज्म का यही है, बताता है किस तरह से रहता है, किससे किससे इंटरेक्ट करता है, और किस तरह के उसमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। और बाकी इसमें तमाम सारे बायोम्स के बारे में जानेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।